सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के 12वें रोज सूरत हाल मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसराइल और अमरीका ने ईरान पर अब तक के सबसे शदीद हमले करने का दावा किया है, जबकि इसके जवाब में ईरान ने तकरीबन 3 घंटे तक मुसलसल कार्रवाइयां करते हुए इसराइल और खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब मुमकिना ईरानी टारगेट्स की लिस्ट में खित्ते में मौजूद बड़ी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के दफातर और डाटा सेंटर्स भी शामिल कर लिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर जंग वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के शोबों तक फैलती है तो उसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी डिजिटल निज़ाम और इससे मुंसलिक मईशत भी मुतासर हो सकती है। ताहम इस वक्त सबसे अहम और हसास मामला आबनाए हुर्मुज़ का है। अमरीका का दावा है कि उसने बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरान की 16 कश्तियों को तबाह कर दिया है। उधर दूसरी जानिब बरतानवी बहरी इदारे के मुताबिक आज कम से कम 3 तिजारती जहाज नामालूम प्रोजेक्टाइल की जद में आए हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के लिए सूरत हाल में एक मस्बत पहलू भी सामने आया है। पाकिस्तान ने बोराए अहमर के रास्ते सऊदी अरब से तेल की फराहमी शुरू कर दी है, जिससे मुमकिना सप्लाई बहरान के असरात को किसी हद तक कम किया जा सकता है। उधर इसराइल के अंदर भी गैर मामूली सूरत हाल देखने में आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जानिब से दागे गए बाज़ जदीद मिसाइल ऐसे हैं जो धमाके के बाद कई हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, जिससे इसराइल की इब्तदाई वार्निंग सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है और दिफाई निज़ाम को नए चैलेंजेस का सामना है। दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी जंग के असरात वाज़ेह तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। तेहरान में इसराइली हमलों के बाद तेल के ज़खायर और ईंधन की तनसीबात को नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस कई इलाकों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये जंग अब सिर्फ चंद ममालिक के दरमियान फौजी तसादुम तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात आलमी तवानाई, तिजारत और सिक्योरिटी के निज़ाम तक फैलते नज़र आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये कशीदगी आखिर कब तक जारी रहेगी और आने वाले दिनों में सूरत हाल किस जानिब होगी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अहमद हसन अल अरबी, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, डिफेंस एनालिस्ट हैं, मुनीर अकरम साहब फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब, ये बताएं, जिस रफ्तार से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या मामला किसी सेटलमेंट की जानिब बढ़ रहा है या अभी ये जंग आपको और प्रोलॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है? जी, मेरे ख्याल में ईरानियों की तरफ से तो ये जंग जारी रहेगी और उनका इरादा कोई नहीं नजर आता है कि सीज फायर मानेंगे। दूसरी तरफ से अमेरिका की मेरे ख्याल में उनको अभी एहसास हो रहा है कि इकोनॉमिक नुकसान काफ़ी हो रहा है, क्योंकि जो तेल नहीं जा रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तेल की कीमत बढ़ गई है और उसके इम्कान पूरी इंटरनेशनल इकॉनमी के लिए बहुत अहम है। तो शायद इनकी तरफ से अब कुछ सोच हो कि इस जंग को किस तरह से रोका जाए, पर ईरानी नहीं रुकेंगे मेरे ख्याल में इस बार। ओके, अहमद अरबी साहब, आपका क्या ख्याल है? और अगर ईरान टारगेट्स में गल्फ में मौजूद अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज को भी शामिल करता है तो उसके क्या असरात होने जा रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इस सारी सूरत हाल पे? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, ईरान की जहाँ तक आपने बात की है और जंग की जो आपने बात की है, उसमें इम्पॉर्टेंट एंगल देखने का ये है कि जनरल सर फ्रैंक क्रिस्टन ने एक दफ़ा कहा था कि जो जंगें होती हैं वो आर्मीज़ को ख़त्म करने के लिए नहीं होती, वो फ़ौजों की विल टू फाइट ख़त्म करने के लिए होती। तो आप अगर इस प्रिंसिपल को पे गौर करें तो इस वक्त जो विल टू फाइट है वो आपको अमेरिकन में नज़र नहीं आ रही। स्ट्रेटिजिकली जब ये जंग शुरू हुई थी उसी वक्त आपने देखा था कि स्ट्रेटिजिक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अमेरिका और इसराइल के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। अमेरिकन ने कहा था रजीम चेंज हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है और इसराइल कह रहा था कि रजीम चेंज ही हमने करना है। सो वो तो वहाँ पे शुरू हो गया और अब जो विल टू फाइट है वो आपको नज़र आ रहा है कि अमेरिकन की डिमिनिश होती चली जा रही है। अगर आप लॉजिक की बात करें, अगर आप सेंस की बात करें, अगर आप एनालिटिकल एनालिसिस की बात करें,
तो जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो इस बात की है कि मैं अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर ये मामला एक फेस सेविंग के बाद डीएस्केलेशन की तरफ जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक बहुत मेजर इरिटेंट जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू है, जिसको वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा है कि अगर ये जंग रुकेगी या मिडल ईस्ट के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी तो फिर उसकी वहाँ की जो अदालत ने उसके खिलाफ केसेस किए हुए हैं वो अपनी फाइनल स्टेज पे थे। लास्ट वीक जब मोदी का विजिट हुआ था इसराइल का, तो उस वक्त उसका फैसला सुनाया जाना था नेतन्याहू के खिलाफ, और फिर उसके बाद उसने मोदी के विजिट का बहाना बना के अदालत में पेश नहीं हुआ और उसके बाद से ये जंग शुरू हो गई। सो वो एक मेजर इरिटेंट है। उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि जंग में डीएस्केलेशन हो। सो मुनीर अकरम साहब, ये प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान जो होने वाली टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है इस डिस्प्यूट के ऊपर, ये कितनी इंपॉर्टेंट लगती है आपको? ये मेरे ख्याल में उसकी अहमियत इतनी मैं नहीं देखता हूँ। अब अगर वो चाहते हैं कि कोई फेस सेविंग तरीका निकाला जाए इस जंग को रोकने के लिए, तो शायद वो पुतिन साहब कुछ ईरानियों से बात करके कुछ मुज़ाकरात शुरू करवाएं और इस जंग को रोकने के लिए कुछ फेस सेविंग अमेरिका को मिल जाए। पर मुझे अभी तक पूरा एतबार नहीं है कि इस नतीजे पे वो पहुंच गए हैं ट्रंप साहब कि इस जंग को अभी रोकने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ये आजमाइश, जो ताकत की आजमाइश है, ये चंद दिन तो जारी रहेगी और उसके बाद में फिर अमेरिका ने यही ढूंढना होगा कि कोई फेस सेविंग कह दें कि जी हमने हमारी जीत हो गई है और हम इस जंग को रोकते हैं। तो एक एलिमेंट है पुतिन साहब के साथ जो मुज़ाकरात तो ये करेंगे, पर मेजर एलिमेंट नहीं। मेजर एलिमेंट तो फैसला इन्होंने खुद करना है वाशिंगटन में कि जी इस जंग को रोकना है, तो कब रोकें इस जंग को। राइट। सो जो अभी कंसेशन दे रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट वो रशिया के लिए ऑयल के मैटर्स में, आपको लगता है कि उसके बावजूद भी कोई इनकी डिस्कशन से फ़र्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, देखें जी, रूस को तो फायदा ही फायदा है ना, ये जंग जारी रहे। तेल की कीमत बढ़ रही है, रूस की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, अब उनको इजाज़त मिल रही है कि वो हिंदुस्तान को वापस तेल बेचें जिस पे पहले सैंक्शन लगे थे। तो उनके लिए तो कोई ज़्यादा इंसेंटिव पुतिन के लिए तो नहीं है कि जंग को रुकवाए। वो तो समझते हैं कि अच्छा है ये अमेरिकन ताकत, इजरायली ताकत डाइवर्ट हो गई है ईरान की तरफ, उसमें रूस का तो फायदा है। तो उसमें अगर कुछ पुतिन ने रोल प्ले करना है तो वो कुछ मांगेगा फिर अमेरिका से यूक्रेन पर। ओके चिश्ती साहब, जिस स्पीड से ईरान के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर सॉटी का सिलसिला जारी है और जिस पैमाने पर लार्ज स्केल पर हम देख रहे हैं तबाही हो रही है, क्या वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अब क्या आपके ख्याल में रह गया जो अमेरिका इसराइल बूट्स ऑन ग्राउंड लाए बगैर हासिल कर सकेंगे? जी बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, वो ज़ाहिर है जो टनेज फेंकी जा रही है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उसका असर नहीं हो रहा कोई, या उनकी जो एक्सप्लोजन को डिस्ट्रक्शन जो कॉज करता है वो नहीं हो रही होगी, डेफिनेटली हो रही होगी। लेकिन एक दूसरी बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि 45-47 सालों से ये मुल्क अंडर सैंक्शंस है और ये अमेरिका से ही इसको थ्रेट थी, और सबको पता है कि अमेरिका सबसे बड़ी एयर पावर भी है दुनिया में इस वक्त। तो मैं जितना स्ट्रक्चर इनका पढ़ पाया हूँ, ईरान का तमाम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात को जहन में रख के बनाया गया है कि इन पर बॉम्बिंग होनी। जाहिर है मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ उनकी बॉम्ब प्रूफ है, लेकिन उनको ये कंफर्म था कि ना इनकी शेल आर्टिलरी का कोई शहर इन पर फायर होना है, ना इन्फेंट्री ने आना है, ना टैंकों ने आकर कब्जा करना है। किसी ने आना है तो वो एयर से ही आना है, चाहे वो यूएस नेवी आके करे या एयरफोर्स किसी मुख्तलिफ बेसिस से करे। तो इन्होंने बहुत रिडंडेंट बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, और जाहिर है इनको पता था कि एक एलिमेंट में अक्सर बात करता हूँ कि आमतौर पर दुनिया में जब फौजें लड़ती हैं तो 2 रेसिपीज या 2 इंग्रेडिएंट बुनियादी होते हैं। नंबर 1 काबिलियत होती है उस मुल्क की मिलिट्री की, यानी मिलिट्री माइट, जहाज है, मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं और सबमरीन्स हैं, और दूसरा उसका हौसला होता है। इंडिया और पाकिस्तान में हमने देखा कि हमारा हौसला ज्यादा था, कैपेबिलिटी को हमने कंपनसेट किया हौसले से। एक बात। ईरान के बारे में एक और स्पेशल थर्ड डायमेंशन में मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर यहाँ गुजारिश करता चलूं, वो है सर्वाइवेबिलिटी, जो आम फौजों को नहीं चाहिए होती है सर्वाइवेबिलिटी। ईरान की तो मिलिट्री को पता है कि अगर वो सर्वाइव करेंगे तो कैपेबिलिटी रहेगी, कैपेबिलिटी होगी तो हौसला होगा। तो आई थिंक ये 3 डायमेंशन है या 3 पिलर्स हैं उनके।
तो डे वन से सिर्फ मैं न्यूक्लियर की बात नहीं कर रहा, न्यूक्लियर तो उनको पता ही है। इवन जून में जब बमबारी हुई थी तो अमेरिका ने क्लेम किया था कि हमने 3-4 दहाइयां पीछे धकेल दिया है इनके न्यूक्लियर प्लांट को। उस वक्त भी मैंने आप जैसे दोस्तों से कहा था कि ये नहीं हो सकता पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उनका न्यूक्लियर प्लांट डे वन से एक बमबारी को विद स्टैंड करने के लिए काफी हद तक बनाया गया। फिर उन्होंने बहुत पहाड़ियों के अंदर टनल खोदी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इट्स लाइक अ मिनी सिटी। तो आप एक जगह बॉम्ब गिरा के आप ये नहीं कह सकते कि हमने न्यूक्लियराइज कर दिया सारे का सारा। और आपने देखा कि दहाइयां तो छोड़े, 7 महीने बाद अमेरिका वापस आ गया कि हमने तो न्यूक्लियर इनके इंस्टॉलेशंस को तबाह करना है। तो दोनों में से एक ही बात सच्ची है कि या उस वक्त आपका असर नहीं हुआ था इन बमबारियों का, या आप आज गलत बयानी कर रहे हैं। तो दोनों में से उनको तो चूज करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल ये है कि उनका विद हेड किया था बहुत ज्यादा। अभी भी जो रिटेलिएटरी वो स्ट्राइक कर रहे हैं, एक और उन्होंने बहुत अच्छा जो स्ट्रैटेजी लड़ी हुई है जिसकी वजह से वो सस्टेन कर रहे हैं कि दुश्मन पर, मैं दुश्मन इंक्लूडिंग टारगेट्स वो भी कर रहा हूं जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, उसको भी वो तो उसी सेंस में मार रहे हैं कि वॉर फाइटिंग जनरेशन हो रही है वहां से कैपेबिलिटी। तो मैं सबके सबको बहुत महंगा कर रहे हैं जंग अपोजिंग फोर्सेस के लिए, अमेरिका के लिए भी और मिडिल ईस्ट के मुल्कों के भी। मैं एक छोटी सी मिसाल देके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अभी 2 दिन पहले कहा है जो पैट्रियट फायर किए जा रहे हैं वो $4 मिलियन का एक है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जब से जंग शुरू हुई है मैं 200 सिर्फ पैट्रियट मांग रहा हूं, मुझे नहीं दिए गए 200। और प्रेसिडेंट अमेरिका ने ईरान के ऊपर पिछले 8 दिनों में, उस वक्त 8 दिन हुए थे, उन्होंने कहा 8 दिनों में 2000 पैट्रियट फायर कर दिए अमेरिका ने खुद। तो दैट इटसेल्फ शोज कि प्राइस कितनी महंगी है। एक तरफ ज़ेलेंस्की को वो 200 देने को तैयार नहीं थे और यहाँ 2000 फायर कर दिए। तो आप कॉस्ट ऑफ द वॉर आपको बेहतर समझ आ रही होगी कि अमेरिका ऑब्वियसली इस वक्त ज्यादा सफर कर रहा है इकोनॉमिक पड़े। इन्होंने तो मिनी ट्रक्स के ऊपर जाके ये शायद ड्रोन लॉन्च कर देते हैं, दर्जन के करीब एक ट्रक पे खड़ा करते हैं और फिर ट्रक को किसी जगह पहाड़ियों में छुपा देते हैं जाके दोबारा से। तो आई थिंक वॉर फाइटिंग अपने लिए उन्होंने इकोनॉमिकल रखी हुई है, उन्होंने अपोजिंग फोर्सेस के लिए महंगी रखी हुई है। एंड आई थिंक ये जितनी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करते जाएंगे अमेरिका के ऊपर उतना ही प्रेशर बिल्ड होता जाएगा। और चंद दिनों में आप देखेंगे, जैसे एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे, कि उसको चर्चे बाद ये पब्लिक ओपिनियन चेंज होना शुरू हो जाएगी। वो टनल सिटीज़ हैं ज़ाहिर है वहाँ पर। लेकिन चिश्ती साहब ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिएगा, जो बंकर बस्टर्स हैं क्या वो इफ़ेक्टिव साबित हो रहे हैं या फिर वो भी अप टू द मार्क नहीं है, जो टारगेट्स वो जिस तरह अचीव करना चाहते थे नहीं कर सकें? जी, बंकर बस्टर जब ये लास्ट टाइम भी फायर किए गए थे, मैंने उस वक्त भी कहा था, अभी मेरा ख्याल है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पिछले 8 महीनों में ईरान ने अपनी जो टनल्स हैं वो उनको और डीप किया है नोइंगली, क्योंकि इनको भी फीडबैक मिल गया था कि बंकर बस्टर कहां तक जाता है। तो जाहिर है उन्होंने भी सर्वे किया। तो पिछले 7 महीनों में इन्होंने रिस्पॉन्स अपना बेहतर किया। बेहतर का मतलब है डेप्थ में चले गए, नोइंग कि बंकर बस्टर की ये कैपेबिलिटी है। उन्होंने एग्जैक्ट, इसको हम कहते हैं बॉम्ब डैमेज असेसमेंट, BDA। जब बॉम्ब डैमेज आप असेस करते हैं तो फिर उसकी एक्यूरेसी निकालते हैं, उसकी पेनिट्रेशन निकालते हैं और डेविस्टेशन या डिस्ट्रक्शन जितनी कॉज करता है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब ये कैलकुलेट की तो ईरान ने पिछले 7 महीनों में अपनी टनल उस हिसाब से ऐड ऑन किया, अपनी वैल्यू ऐड की, प्रोटेक्शन की। नंबर 1, बंकर बस्टर जरूर असर कर रहा है लेकिन जहां तक वो पहुंच पाता है, एक बात। दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप सैटेलाइट पिक्चर्स देखें उनके न्यूक्लियर प्लांट्स की, मैं भी क्लोजली वॉच देख रहा था कि उनकी बहुत ज्यादा किलोमीटर्स के हिसाब से पहाड़ों के अंदर पैसेज फैले हुए हैं, अंदर कॉरिडोर्स हैं। तो जब आप एक बंकर बस्टर मारते हैं वो पेनिट्रेट करके जमीन में जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो मिनी सिटी जो उन्होंने अंदर बनाई है तमाम डिमोलिश हो गई है। वो अपने एरिया में जाकर जरूर पेनिट्रेट करता है और डैमेज करता है, टनल ब्लॉक कर देता है, डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, लेकिन वो तो रिकवरेबल है। मैं उस वक्त भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, उनके बॉम्ब इफेक्टिव हैं लेकिन इधर रेजिलियंस या मैन्युफैक्चरिंग या फोरसाइटेडनेस ज्यादा है। राइट, ठीक है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज सामने रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अहमद, ये रूस का जो मौजूदा वॉर थिएटर में क्या लेवरेज होगा आपके ख्याल में? क्या आप रूस का कोई रोल देख रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर? एम्बेसडर साहब का ये ख्याल है कि रशिया को तो फ़ायदा है इकनॉमिकली, उसकी तो जो ऑयल की सैंक्शन इंडिया ले रहा है उससे वो हट गई है। रशिया का इस सारे प्रोसेस में जो है वो क्या रोल होगा आपके ख्याल में? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रशिया का इस सारी इक्वेशन के अंदर हो सकता है। आई टोटली एग्री विद एम्बेसडर साहब के। एक तो फेस सेविंग के लिए जो उन्होंने जिक्र किया कि शायद ईरान के साथ निगोशिएट करने के लिए या चीज़ों को टोन डाउन करने के लिए या डी एस्केलेट करने के लिए भी एक थ्योरी मौजूद है कि इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप रशिया के साथ इंगेज कर रहे हैं। दूसरा,
रशिया के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। रशियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ये बात कर रहे हैं कि देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मिडिल ईस्ट जो है वो अमेरिका का यूक्रेन बन सकता है, यानी यूएस जो है मिडिल ईस्ट के अंदर बॉक डाउन हो सकता है। तो रशिया का कोल्ड इंटरेस्ट इस बात में है कि ये जंग के अंदर किसी तरह अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड आए। आपको याद होगा कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था कि कैबिनेट की तरफ से इस तरह के बयानात आना शुरू हुए। अभी भी आप देखें, अगर आप ईरान को एक तरह से जितना ज्यादा हिट करता जा रहा है अमेरिका एक डायकोटमी के अंदर एक बहुत एम्ब्रॉयड सिचुएशन के अंदर इस वक्त आ चुके हैं। जितना ज्यादा वो ईरान को हिट करता जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था मार्को रूबियो और जेडी वेंस को साथ बिठा के अब से 2 हफ्ते पहले कि विल हिट ईरान वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट बट बूट्स ऑन ग्राउंड इज नॉट एन ऑप्शन। तो ये जो हिट ईरान वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट जितना करते चले जाएंगे इकोनॉमिकली, उतना ज्यादा बेनिफिट रशिया को होता चला जाएगा। तो ये जो क्वागमायर है डिप्लोमेटिक जिसके अंदर अमेरिका इस वक्त धंसता चला जा रहा है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर इसके ऊपर अमेरिका के ऊपर लेके आ रहा है। इसको जरा एक्सप्लेन करें। आप कहते हैं कि जब वो ईरान में और ज्यादा अपनी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे अटैक्स की, तो और रशिया को फायदा होता जाएगा। इसको जरा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, ईरान को आप अगर ऑयल के लेंस से अगर देखें और उसके बाद जो ट्रेड राउट्स ईरान के इर्द गिर्द हैं जिनको कंटेन करना अमेरिका का 1999 से जो मेन ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव रहा है, अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। वो जो ऑयल रूट्स हैं और रिसोर्सेज वहाँ पे हैं, अगर आप उसके इर्द गिर्द वहाँ पे जंग इम्पोज करेंगे, वहाँ पे आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, वहाँ पे क्रिएट का डायरेक्ट बेनिफिशियरी रशियन ऑयल है, रशियन ऑयल इंडस्ट्री है। अभी तो ममालिक ले रहे हैं, आपने देखा इंडिया के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने सैंक्शंस लगाई और इंडिया को आर्म ट्विस्ट किया कि आपने किसी सूरत रशिया से ऑयल नहीं लेना। लेकिन अब आपको मजबूर हुआ अमेरिका भी इंडिया को ये कहने के लिए कि भाई ठीक है कि हम आपको थोड़े से ऑयल की इजाज़त दे देते हैं, आप वो ले लें, जो कि उन्होंने पहले इजाज़त नहीं दी। ऑल्दो इंडिया के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसिज्म हो रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि आपने बिल्कुल हमें भीख का कटोरा पकड़ा के ट्रंप के आगे बिठा दिया। लेकिन ये सारी सिचुएशन में आप अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो देखें इसमें कौन है। अल्टीमेट बेनिफिशियरी इसमें रशिया है। अमेरिका ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इसराइल उसको पुश कर रहा है कि वो ईरान के ऊपर जंग को कंटिन्यूड रखे। सो ये सारी सिचुएशन अमेरिका के लिए प्रॉब्लमेटिक होती चली जा रही। तीसरा, घर के अंदर भी जो सर्वेज आ रहे हैं 82% अमेरिकन कह रहे हैं कि हम ये जंग नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। तो ये सारी सिचुएशन में अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है नेविगेट करना। हाँ, ग्रेजुअली ही इज लूजिंग हिज सपोर्ट। मागा भी जो है वो अब उस तरीके से उनकी सपोर्ट में नहीं है, वो नंबर भी डिक्लाइन की तरफ है। एम्बेसडर साहब, आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बहरीन की एक करारदाद पर वोटिंग होगी जिसमें खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले बंद करने का मुतालबा शामिल है। क्या ऐसी किसी रेजोल्यूशन से कोई फ़र्क पड़ेगा? वैसे जी मेरा नहीं ख्याल है कि ये पहली चीज़ तो बड़ी मुश्किल नज़र आती है कि ये करारदाद अडॉप्ट होगी, क्योंकि इसकी मुखालफत भी होगी। और मेरे ख्याल में अगर अडॉप्ट भी हो जाती है तो उसका असर कोई नहीं पड़ेगा। जंग अभी जारी है, जंग ताकत के तहत फैसला होगा। और इस वक्त सलामती काउंसिल में कोई भी फैसला नहीं हो सकता है मेरे ख्याल में। जी एम्बेसडर साहब, ये भी बताइएगा कि ये वेयर आर वी हेडिंग अप? क्योंकि देखिए एक ऑप्शन रहता था, डायलॉग करती थी इंटरनेशनल फोर्सेस, कोई मीडिएशन के रास्ते निकलते थे। ये अब दुनिया जिस तरफ जा रही है, जो सिचुएशन जिस तरफ चली गई है, अमेरिका का इस सारे प्रोसेस में जो बिहेवियर रहा है, जिस तरीके से इस वॉर को अडॉप्ट किया गया है, आपको नियर फ्यूचर में लगता है कि इसका कोई सल्यूशन डायलॉग है या किसी भी तरफ से कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है थ्रू डायलॉग? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जी मेरे ख्याल में इसका नतीजा मुआहदे के तहत नहीं निकलेगा। ये जंग जारी रहेगी, जंग रुकेगी जब अमेरिका फैसला करेगा कि जी इसका फ़ायदा कोई हमें नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो उस वक्त मेरे ख्याल में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर फैसला करना कि जी अच्छे हमने काफ़ी कर लिया, दे विल डिक्लेयर विक्ट्री और जंग को रोक देंगे। पर कोई मुआहदा नहीं होगा, एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, हॉस्टिलिटी बढ़ जाएगी। ईरान और अमेरिका, ईरान, इजराइल और जो खलीज में अरब ममालिक हैं और ईरान के दरमियान एक हॉस्टाइल सिचुएशन रहेगी। तो पूरे खित्ते में ये अनस्टेबल रहेगा, बहुत टेंशन्स जारी रहेंगे।
even after the conflict ends. पर एम्बेसडर साहब ये बताएं कि ये अगर अमेरिका किसी स्टेज पे, जो कि एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स बता देगा उसने अचीव कर लिए हैं, बिकॉज वो हमने देखा शुरू में वॉर के बाद स्विच होते गए, मार्को रूबियो कुछ कह रहे थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट के कुछ और स्टेटमेंट आया, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब इस सारे प्रोसेस से अमेरिका अगर अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके, ज़ाहिर ईरान भी अपनी डिक्लेयर वो कहेगा हमने भी अपनी रेजिलियंस और रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वो अमेरिका सेम अमेरिका रहेगा जैसे एक मागा की जो सपोर्ट थी अमेरिकन प्रेसिडेंट की, एक तो वो इकोनॉमिक टर्म्स में भी कुछ सॉलिड नहीं कर सके, कुछ मटेरियलाइज नहीं कर सके, टैरिफ्स लगाए, इतना बर्डन देने की कोशिश की, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी अपनी कन्फ्रंटेशन की, फिर उनकी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन अब वो कहते हैं मेरे प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं, मैं इसको एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो वो जिस वजह से अमेरिकन ने ये किया था, तो क्या वो अपनी ऑडियंस को, अपने फॉलोअर्स को, अपने कंट्रीमैन को ये समझा सकेंगे कि हम ऐसे अपने वो टारगेट्स अचीव कर सकें जो अमेरिकन एक वो क्या टर्म यूज़ करनी चाहिए उसके लिए, जो एक इज्तिमाई शऊर है उनका, वो ये तस्लीम कर लेगा कि इन्होंने कुछ हासिल किया है इस प्रोसेस से? जी मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ कहानी तो बनानी होगी। इंटरनली तो अब ऑपोजिशन है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जंग ये रुक भी जाएगी, उस रोकने के बाद में ईरानियों की तरफ से तो ये देखना है कि जी उन्होंने रजीम सर्वाइवल करना है और उनकी रजीम मेरे ख्याल में सर्वाइव हो जाएगी। ये जंग रुक भी जाएगी, उसके बाद में अमेरिका ने कुछ न कुछ फसाद, अंदरूनी फसाद ईरान में कोशिश करनी है कि वहाँ इंसर्जेंसीज या कुर्द्स को खड़ा करें, बलूचीज को करें, खुजिस्तान में अरबों को कुछ करें, ईरान को डिस्टेबलाइज रखने का कोई ना कोई इनका प्लान होगा। दूसरी तरफ से ईरान भी इंस्टेबिलिटी फैलाएगा। ये जंग रुक भी जाएगी तो उसके बाद में भी वो जारी रहेगा। हॉस्टाइल रिलेशनशिप खलीज के साथ हॉस्टाइल रिलेशनशिप हो गई है, तो ये उनकी एक्शंस जारी रहेंगी। तो मेरे ख्याल में जंग रुक तो जाएगी, ये बमबारी तो रुक जाएगी, पर उसके बाद में भी टेंशन्स रहेंगे और फिर देखना होगा कि किस तरीके से इन टेंशन्स को काबू किया जाए और कुछ एक ग्रैंड एग्रीमेंट बनाने की जरूरत होगी। उस वक्त फिर डिप्लोमेसी चलेगी। इंटरेस्टिंग, क्योंकि वॉर के बाद उसका एक आफ्टर मैथ होगा, एक जो रिपरकशंस होंगी वो भी बहुत प्रोलॉन्ग करेंगी, क्योंकि हॉस्टाइल सिचुएशन जिसकी एम्बेसडर साहब बात कर रहे हैं वो अब मिडल ईस्ट के साथ क्रिएट हो गई है ईरान की। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज सामने रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। चिश्ती साहब, आपके ख्याल में क्या ये जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा की कोई रेलेवेंस रह गई है? एक तो इस पर मुख्तसर कमेंट कीजिएगा, दूसरा साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो ये एयरफोर्स और नेवी प्रोटेक्शन में कवर देकर चलाने की बात की जा रही है, कितनी प्रैक्टिकल है? भाई साहब, जो यूनाइटेड नेशंस की रेलेवेंस तो मेरा ख्याल है सिर्फ सिंबॉलिक से भी नीचे चली गई है। पहले थोड़ी बहुत सिंबॉलिक होती थी। जिस जमाने में इराक पर हमला हुआ था उस वक्त भी, सद्दाम हुसैन के जमाने में भी एक रेजोल्यूशन पास कराई गई थी। जो स्टेट ऑफ हॉर्मस को आप कह रहे हैं, बुनियादी तौर पर देखिए, इस वक्त मैं एज अ मिलिट्री स्टूडेंट के तौर पर ये कहना चाहूँगा कि दोनों मुल्क अपना अपना क्लेम कर रहे थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अभी 5-6 दिन पहले कहा कि किसी सूरत हम ब्लॉक नहीं करने देंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देख लें, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस हकीकत के बावजूद कि उन्होंने ऑफर किया कि हम प्रोटेक्शन देंगे शिपिंग लाइंस को, कोई नहीं मान रहा। फिर उन्होंने इंश्योरेंस बढ़ गई, को 650-700 गुना बढ़ गई है, उन्होंने कहा हम दे देते हैं, कोई नहीं मान रहा। एनर्जी मिनिस्टर ने उनके ट्वीट किया, शायद फिर डिलीट कर दिया, उन्होंने कहा था जी हमारी ऑफर नहीं कबूल हो रही। इसका मतलब यह है कि दुनिया की सबसे बड़े ताकतवर आदमी, सुप्रीम कमांडर ऑफ अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस की ना कोई अश्योरेंस मान रहा है, ना कोई इंश्योरेंस मांग रहा है। तो दोनों तरफ से लोग उनको नहीं मान रहे। अब ईरान क्या कर सकता है? ईरान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि उसका डोर स्टेप पे है, माइन ले कर सकता है, जिससे अमेरिकन प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आया। एक और वो चीज कर सकता है, वो है अनमैन्ड जो अंडर वाटर व्हीकल्स होती हैं, इसको अनक्रू कहते हैं, UAV। तो ये क्या करता है? ये बुनियादी तौर पर अनमैन्ड होता है, एक छोटा सा टॉर्पेडो कैरी करता है, समझे, एक छोटी सी
स्कूटर टाइप होता है जो अंडर वाटर होता है बुनियादी तौर पर, और इसकी वेव्स भी नहीं इतनी होती है, पिक भी नहीं होता और जाके डिस्ट्रॉय कर देता है, किसी भी शिपिंग लाइन को हिट कर सकता है। ये ईरान के पास ऑप्शन है जो बड़ी डेंजरस ऑप्शन है, क्योंकि जो सेंसर्स या रेडार्स होते हैं जो सबमरीन्स को पिक करते हैं, इतनी छोटी वेव्स होती हैं, क्योंकि ये साउंड पर डिटेक्ट करता है। जो रेडार होता है ये साउंड इतनी कम रेडिएट करता है कि ये ऑलमोस्ट पानी के सब सरफेस के अंदर मिक्स हो जाता है। तो अमेरिका के खिलाफ ये बहुत बड़ी एक हथियार अभी भी रहता है जो अभी नहीं इस्तेमाल हुआ। इसी वजह से आप देख लें कि मैनिफेस्टेशन जो है वो ईरान की बेहतर हो रही है। मैं क्विकली 2 टर्म्स अर्ज करना चाहूंगा, वो बेहतर समझा पाएंगे आपके व्यूअर्स को भी, कि देखिए सी के ऊपर 2 तरह का कंट्रोल होता है समंदर के ब्रॉड अगर कैटेगरी में। एक होता है सी डिनाइल और एक होता है सी कंट्रोल। सी डिनाइल का मतलब ये है जैसे माइन बिछा दें कि हम भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप भी नहीं, हम भी नहीं खेलेंगे, आप भी नहीं खेलेंगे, ये माइन्स बिछा दी जाती हैं। तो ये होता है सी डिनाइल, ये लो कैटेगरी है कंट्रोल की। सी अपर कैटेगरी है सी कंट्रोल, जिसका मतलब है हम इस्तेमाल करेंगे अपनी मर्जी से, दूसरों को नहीं करने देंगे अपनी मर्जी के खिलाफ। तो अमेरिका का तो मैं यही हालत देख रहा हूं कि अमेरिका की मर्जी नहीं चल रही, ईरान की चल रही है। तभी आपने देखा वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो पार्शियली जाने दे रहे हैं, शिपिंग लाइंस को रशिया की जाने दे रहे हैं, चाइना की जाने दे रहे हैं और फ्रेंडली कंट्रीज। और कल उन्होंने एक और कंडीशन लगा दी है कि अपना एम्बेसडर निकालें तो अपने शिप्स ले जाएं यहाँ से। तो आप जरा देखें ना, कॉन्फिडेंस देखें। तो इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि अमेरिका इतना जल्दी बेबस हो जाएगा कि ईरान का ऑलमोस्ट सी कंट्रोल मुझे नजर आ रहा है इस वक्त। तभी शिपिंग लाइन उनकी मर्जी से चल रही है और उनकी मर्जी से रोक रही है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अहमद अरबी साहब, पाकिस्तान को बुहरा अहमर से अब ऑयल की सप्लाई शुरू हो गई है। ये रूट किस हद तक वायबल है और क्या इससे पाकिस्तान के जो क्राइसिस है उसमें कमी होगी जितना रिक्वायर्ड हमें है इस वक्त? जी देखें, जो मिडल ईस्ट के अंदर स्पेशली इस वक्त जो वॉरफेयर हम जिससे गुजर रहे हैं, जो ईरान और इसके सराउंडिंग में जो जंग चल रही है, इसमें सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन लॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। पाकिस्तान का जो ये क्राइसिस है ऑयल का या जिस भी तरह का आ रहा है, उसमें हर मुल्क कॉन्टिजेंसीज की तरफ जा रहा है। कॉन्टिजेंसी एट द एंड ऑफ द डे होती कॉन्टिजेंसी ही है। मतलब आपका जब मेन रूट या मेन आपका जो एस्पेक्ट है वो डैमेज हो जाए तो आप कॉन्टिजेंसी की तरफ जाते हैं। हाँ, और इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये पाकिस्तान को विद वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि फॉर द टाइम बीइंग ये पाकिस्तान की डिमांड्स को सफाइस कर सकते हैं। हमें अंडर द थ्रेशोल्ड हम रह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी ना चलें, लेकिन गुजारा जो है वो हो सकता है बाकी मुल्कों से थोड़ी बेहतर चले। लेकिन जो पाकिस्तान का जो अल्टीमेट जो पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड वो पैसेज है उस जितना इम्पैक्ट ये नहीं जनरेट कर सकती। राइट, ओके, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे मुनीर अकरम साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, अहमद हसन अल अरबी एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। आपने तीनों की गुफ्तगू सुनी। सिचुएशन इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आज 10-12 दिन हो गए हैं, ये वॉर प्रोलॉन्ग होती दिखाई दे रही है जितने भी एनालिस्ट हैं उनको। और स्ट्रेटेजिकली ईरान जो है उसने एक गल्फ़ कंट्रीज़ को भी और अमेरिकन को भी एक मुश्किल में डाला हुआ है। लेकिन मिलिटरीली डोमिनेंस जो है वो अमेरिका और इजराइल की जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए इस वक्त जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस, इकनॉमिक क्राइसिस जो है वो इमर्ज हो चुका है। और असल मसला ये है कि शायद इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिसाइल टेक्नोलॉजी या जो स्ट्रेंथ है ईरान की उसको वीकन करने के लिए अमेरिका और इजराइल पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ईरान मेक श्योर कर रहा है कि जो अमेरिका या इंटरनेशनल जो इकॉनमी है उस पर बर्डन आए, और उसके लिए जो है वो एफर्ट सारी की जा रही हैं ताकि एक दफ़ा वो बर्डन, जो बड़ी क़ुव्वतें हैं दुनिया की, उन पे इकनॉमिक बर्डन आए और उनको ये रियलाइज़ हो कि वो अमेरिका को इस सारे प्रोसेस, इस गेम से पीछे रखने की कोशिश करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी जो है वो चैलेंज बन चुका है अमेरिका के लिए। हालांकि उन्होंने क्लेम किया है कि 16 शिप्स उन्होंने वो टारगेट किए हैं वहाँ पर। लेकिन अभी जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ईरान की भी वहाँ पर डोमिनेंस दिखाई दे रही है। और अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज़ जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की इंश्योरेंस को भी बाय नहीं कर रही। बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। पाकिस्तान ने एक बैकअप सोल्यूशन बना लिया है अपना, बुहरा अहमर से अपने लिए ऑयल का सऊदी अरब से पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकॉनमी पे एक बर्डन होता है, पाकिस्तान का बड़ा रिलायंस रेमिटेंसेस पर होता है, और वो रेमिटेंसेस जो हैं वो उसको जो है वो स्टॉप लगेगा, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इकनॉमिक चैलेंजेस का मज़ीद सामना रहेगा। आने वाले दिनों में भी इस पर मज़ीद बात होती रहेगी। अल्लाह से गुजारिश दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।